हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। हमारे छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स के क्रम में हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम देख लिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देख लिया, फिर हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज पार्ट 2 है। तो आज पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने मुख्य बिंदु देखे, उसमें हमने धाराएं नहीं देखी थी। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा कर के छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जा कर के पहले देख लीजिए। और जब पार्ट 1 आप देख लेंगे तो आज का ये सेशन पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं मुख्य धाराएं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। जैसे 2013 से यहीं से पता चलता है कि यह अधिसूचित कब हुआ, ठीक है। तो इसकी अधिसूचना हुई है 10 सितंबर 2013 को, ठीक है, याद रखना डेट को। यह भारत गणराज्य की 64वें वर्ष में हुआ है, ठीक है। यानी कि 2013 था, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में हुआ है, तो आपको याद रखना है कि यह 64वें वर्ष में, 64th में, ठीक है। फिर आज हम, जैसा कि मैंने बताया, आज हम धाराएं देखने जा रहे हैं। तो यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसमें अध्याय 13 है, ठीक है। 2013 से आपको याद हो जाएगा 13 अध्याय हैं, ठीक है। इसमें धाराएं 45 हैं, यानी कि 45, और अनुसूचियां, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स, वो 4 हैं, ठीक है। यहाँ याद रहेगा, 2013 से 13 याद हो जाएगा। धाराएं 45 हैं, 45, और अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल 4 हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय एवं धाराएं। अध्याय एवं धाराएं देखने से पहले आप ये टेबल देखिए। ये टेबल में आपको किस तरह से आपको अध्याय और धाराएं याद करनी है उसकी ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले आप टेबल बनाइए, जिसमें आप लिखिए अध्याय को पहले देखना, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक देखो अध्याय। तो पहले एक टेबल बनाइए जिसमें लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 लिखें। अभी धाराएं मत देखो, ट्रिक में ध्यान दो, ठीक है। 1 2 3 4 हमेशा अभी तक हमने जो भी अधिनियम देखा है, जैसा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम हो गया, चाहे वो उपभोक्ता संरक्षण हो गया, तो हमेशा मैंने आपको बताया कि अध्याय 1 में 2 धाराएं होती हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो होता है वो संक्षिप्त नाम विस्तार का होता है और प्रारंभ होता है, और दूसरा जो होता है परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें भी जो अध्याय 1 है उसमें 2 धाराएं हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला होगा वो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ का होगा, और जो धारा 2 होगी वो विभिन्न परिभाषाएं होंगी, ठीक है। यहाँ से आपको 2 तो याद हो जाएगा। अब आप जो 2 है उसके बाद आप धारा अध्याय 3 में डायरेक्टली आओ, ठीक है। अध्याय 3 देखो, टेबल देखो, धाराएं मत देखना, अध्याय की 1 2 3 4 में देखो। तो उसके बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अध्याय 3 में आप लिखो 1, और जहाँ पे 1 है यानी कि 2 है, ठीक है। 1 की जगह 2, वो याद हो जाएगा आपको। 3 में लिखो 1, फिर उसके बाद 1 2 और सबसे नीचे लिख दो 3, ठीक है। 1 2 3 हो गया। बस एक चीज याद करो कि जो अध्याय 2 है उसमें 5 लिखना है हमको। क्या लिखना है? जो 2 है वहां पे 5 लिखना है, ठीक। अब धाराएं आ जाओ, जैसा कि ये ट्रिक है उस हिसाब से धाराएं देखो। 2 है ना, 2 मतलब 2 धाराएं होंगी इसमें, यानी कि 1 और 2, ठीक। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। फिर 5 है, 2 में 5 ऐड कर दो, 7 हो गया। तो अध्याय 2 में कितना है, 3 से लेके 7, यानी कि 5 धाराएं हैं, ठीक है। नंबर ऐड करते जाना, आंसर खुद ही मिलता जाएगा आपको, ठीक। फिर उसके बाद 3 में क्या लिखे हो, 1 लिखे हो, ठीक है। 7 में 1 ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, ठीक।
फिर उसके बाद क्या है, 3 है, 8 में 3 ऐड करो 11, यानी कि यहाँ तक आपको याद हो गया कि अध्याय 4 तक हमारा 11 धारा तक हो गया। ठीक, नेक्स्ट टेबल में आओ, नेक्स्ट टेबल फिर से बनाओ। अब वो 4 हो गया, अब 5 6 7 8 लिखो। ठीक, फिर यहाँ पे एक चीज़ याद करो, 5 और 6 में 1 1 है। क्या, 5 और 6 में 1 1 है। ठीक, फिर उसके बाद 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो लास्ट में 2 लिख दो। और एक चीज़ याद रखो, 7 के बाद कितना आता है, 8 आता है, तो 7 के बगल में क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ये केवल ट्रिक है ना। अब धाराएं क्या है, हमने 11 तक देखा था। ठीक है, 11 में 1 ऐड करो 12 हो जाएगी, 12 में 1 ऐड करो तो 13 हो गया। ठीक है, अब 13 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, फिर 21 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टेबल बना बना करके लिखना, याद हो जाएगा। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखना, याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स में आओ। कहाँ तक हो गया आपका, अध्याय 8 तक हो गया। ठीक, अब टेबल बनाओ जिसमें लिखो 9 10 11 लिख दो। ठीक है, और वो 9 10 11 में लिख दो 1 2 3। क्या लिखोगे, 9 10 11 में लिखना 1 2 3। अब देखो 23 तक देखे थे हम, 23 में 1 ऐड करो 24 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 24 में 2 ऐड करो 26 हो गया, फिर 26 में 2 ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टेबल बनाओ आप। ठीक, कितना तक हो गया है हमारा, अभी तक 11 अध्याय तक हो गया। अब 12 और 13 लिखो, लास्ट टेबल बन रहा है। ठीक, उसमें 12 और 13 लिखो। अब 12 में केवल उसका 12 का 2 लिख लो। ठीक, 2 लिख लो, और 13 का 13 एज इट इज लिख लो। ठीक, हमने कहाँ तक देखा, 29 तक देखा। ठीक, 29 में 2 ऐड करो 31 हो गया। अब 31 में 13 ऐड करोगे तो 45 हो गया। ठीक, यानी कि आपका अध्याय 13 तक आपकी 45 धाराएं कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है कि किस तरह से याद करना है आपको, कि कितने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसकी जैसे कि अभी तक हमने देखा था इंपॉर्टेंट जो मुख्य धाराएं थी उनको देखा था। ठीक है, यहाँ पे इसकी सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है, जैसे उसमें क्या था 107 धाराएं थी, उतना आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें केवल 45 धाराएं हैं। ठीक है, और ये इसके बाद जैसे कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके बाद में से छत्तीसगढ़ के भी राष्ट्रीय खाद्य उसके बाद खाद्य सुरक्षा चालू होते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 45 धारा है और कितना अध्याय है, 13। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखो, अध्याय 1 प्रारंभिक इसका नाम है। ठीक, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया 2 धाराएं हैं, तो क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2 में क्या है, परिभाषाएं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। क्या है, खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। टेबल याद रखना, टेबल को बना लेना और उसी तरह से याद रखना। ठीक है, और इसको भी कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगी बाद में। ठीक, तो देखो हमने क्या देखा था उसमें कि अध्याय 2 में 5 है। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 7 धाराएं हैं। ठीक, तो जो 3 है वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर 4 में क्या है, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता। 5वीं, बालकों को पोषण आहार सहायता। 6वीं, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन। ठीक, 7वीं, हकदारियों के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन। क्या है, हकदारियों के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन। अब आपको याद कैसे, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ठीक, खाद्य सुरक्षा किस तरह से होती है, सबसे पहले देखो, जब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको लक्ष्य बना करके किया जा रहा है उस तक पहुंचे। ठीक है, तो 3 वो तो याद हो जाएगा, चलो 5 है। अब याद करने का तरीका बता रही हूँ। लक्ष्य तक पहुंचेगा तभी खाद्य सुरक्षा जो है हमारी पूरी तरह से हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक, तो लक्षित पहले याद कर लो। फिर वो लक्ष्य उनके क्या है, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो
टारगेट क्या है? माताएं हैं। माताओं के बाद कौन है? बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे। तो बच्चे में पहले पोषण देंगे, फिर क्या चेक करेंगे कि कहीं कुपोषित तो नहीं है। पोषण दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जिससे वो कुपोषित ना रहें। समझ में आ रहा है? तो पहले आप टारगेट क्या है आपका पहले क्या याद करोगे? टारगेट यानी कि लक्षित, फिर उसके बाद माताएं, फिर उसके बाद बालक का पोषण देख रहे हैं, फिर बालक का कुपोषण। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब तो हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि स्कीम चल रही है। ये क्यों कर रहे हो? स्कीम चल रही, इसलिए हम देख रहे हैं। याद हुआ? 5 धाराएं ऐसे याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट में अध्याय 3 में आ जाओ। अध्याय 3 में क्या है? खाद्य सुरक्षा भत्ता। क्या है? खाद्य सुरक्षा भत्ता। इसमें क्या है? एक हमने देखा था, एक धाराएं होंगी, और वो एक धारा कौन सी है? धारा 8। धारा 8 क्या बोलती है? कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अब स्कीम तक तो हमने देख लिया। स्कीम है, लेकिन साथ में क्या करते हैं? सरकार क्या करती है? भत्ता भी देती है, और वो भत्ता स्कीम के जरिए क्या दे दी? भत्ता दे दी। ऐसे याद करो। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता। ठीक, फिर नेक्स्ट में आ जाओ अध्याय 4। अध्याय 4 में मैं क्या बताई थी? 1 2 3 4, और 4 में क्या था? 3 था। ठीक है, टेबल में जो मैंने बताया, बनाओगे याद हो जाएगा। तो 3 है ना, यानी कि 9 से लेके 11। अब क्या है? लक्षित सार्वजनिक। पहले तो अध्याय 4 यानी कि पात्र गृहस्थी की पहचान। ठीक है, पहले क्या किए हो आप लोग? अध्याय 2 में किसको किसको देना है, फिर उसके बाद 3 में क्या किए हो? भत्ता देखे हो, भत्ता दिए हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का भत्ता। अब किसको दे रहे हो? इसकी पहचान भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, देना किसको है? तो 9 से लेके 11 देखो। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना, यानी कि सब लोगों को दे रहे हैं हम। खाद्य सुरक्षा है, सबको दे रहे हैं, पहले बोल दिए ये। ठीक है, जन समुदाय को लाना। फिर 10वें नंबर में क्या है? राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना। ठीक है, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना। फिर क्या है 11वें नंबर पे? पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन। ठीक है, अब ये क्या बोले? पात्र गृहस्थी की पहचान। तो पहचान कैसे करेंगे? पहले लोगों तक जाएंगे, है ना, जन समुदाय तक जाएंगे, तो जन समुदाय याद कर लो। फिर उसके बाद 10वां नंबर, कौन बोला है तो कर रहे हैं? क्योंकि राज्य सरकार बोली है। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक। ठीक, फिर 11वें नंबर पे ये क्या बोल रहे हैं? तो हम जनता के पास चले गए, क्यों भेजें? राज्य सरकार भेजी है, अब पात्र लोगों को ढूंढ रहे हैं हम, तो क्या याद करोगे? पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में आ जाओ अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, यानी कि रिफॉर्म्स। किस में लाए हैं? ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स अब लाए हैं। ठीक है, और वो क्या बोलती है? जो अध्याय का नाम है वही धारा का भी नाम है। ठीक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। ठीक है, अब आ जाओ अध्याय 6 में। अध्याय 6 में क्या है? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण कैसे होती है? जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों को गृहस्थी का मुखिया होना। ये क्या करते हैं कि 18 वर्ष से अधिक जो घर की मुखिया होती हैं, जो महिलाएं, उनके नाम पे राशन कार्ड बनता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? अध्याय 6 क्या बोल रहा है? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, समझ। तो महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? जब उनके नाम पे राशन कार्ड बना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है? शिकायत निवारण तंत्र। क्या है? अध्याय 7 में शिकायत निवारण तंत्र। मैंने आपको टेबल में क्या बताया? 7 के बाद याद रखो, ट्रिक में 8 आता है। 7 के बाद 8 आता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या याद करना है? 14 से लेके 21। ठीक है, 14 से 21। अब कैसे याद करोगे? शिकायत निवारण तंत्र है, तो सबसे पहले क्या है? आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि जो इंटरनल मैटर्स हैं। ठीक, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र। फिर 15वां क्या है? जिला शिकायत निवारण अधिकारी। 16 राज्य खाद्य आयोग। 17 राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य सदस्य। ठीक,
18 में राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना। 19 में संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि संयुक्त राज्य खाद्य आयोग कौन गठित कर सकता है। ठीक है। 20वें नंबर पे है जांच से संबंधित शक्तियां। क्या है? जांच से संबंधित शक्तियां। 21 में रिक्तियों आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होना। क्या है? शिकायत निवारण तंत्र है। तो क्या होगा? पहले इंटरनल मैटर्स जाएगा, यानी कि आंतरिक। किसके पास गया है? जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास गया, उनके पास गया, लेकिन कौन बोला है? याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी। फिर उसके बाद क्या है? राज्य खाद्य आयोग। कौन भेजा है? क्यों गए हैं हम जिला के पास? क्योंकि राज्य खाद्य आयोग बोल रहा है। ऐसा कुछ बोलता नहीं है, आगे देखेंगे कौन क्या बोला है। याद करने का केवल ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है। तो राज्य खाद्य आयोग। अब आयोग बन गया, उसमें अध्यक्ष सदस्य भी होंगे, तो वो हम देख लिए। जब अध्यक्ष सदस्य आए और अन्य सदस्य होंगे तो कार्य भी तो करेंगे। तो कार्य करने के लिए उन पे जो भी उनका जो कार्य है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। नंबर देखते जाना है ना। और फिर उसके बाद जब ये हो गया तो जांच। क्या है? शिकायत निवारण तंत्र। तो जांच अब करेंगे वो लोग। जांच के बाद फिर देखेंगे कि कहीं कोई रिक्तियां आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियां करेंगे। समझ में आया? तो इसमें क्या है, आपको इजीली याद हो गया। सात में 8 धाराएं हैं और वो 8 धाराएं 14 से लेके 21 तक हैं और 21 में अभी जो मैंने कहा वो। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताएं। खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताएं क्या है? 8 में मैंने क्या बताया था आपको? 2, यानी कि 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। जैसे कि टेबल में हमने देखा था 5, 6, 7, 8, तो 1, 5, 6 में 1, 1, फिर उसके बाद 8 में मैंने बोला था 2। ठीक है। वैसे ही है। तो इसमें 22 और 23 है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आवंटन किया जाना। क्या है? राज्य सरकारों को आवंटित करेंगे। ठीक है। यानी कि जो FCI गोडाउन पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो क्या बोलते हैं, सरकार जो खरीदती है, केंद्र सरकार जो MSP पे खरीदती है, तो FCI के गोडाउन में रहती है। तो FCI के गोडाउन में से किसको देते हैं? ये CSP में किसको बेचते हैं? राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है। जब राज्य सरकार को देते हैं तो वही आवंटित कर रहे हैं। यही बोला है कि किसके कौन सी धारा में ये नियम है। तो धारा 22 क्या बोलती है? राज्य सरकारों को आवंटन कर रहे हैं। ठीक। 23 में क्या है? केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना। क्या है? निधियां उपलब्ध कराए जाना। ठीक है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आज का सेशन शायद समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्या बता रही हैं ये, है ना। तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आएगा ये। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये क्या करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवंटित करती है और उसके बाद यदि अन्य निधियों की ज़रूरत पड़ती है राज्य सरकारों को तो उसको भी उपलब्ध करवाती है। ठीक है। तो 22 और 23 हो गया। अब आ जाओ अध्याय 9 में। अध्याय 9 में क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं। पहले क्या था? खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की बाध्यताएं। ठीक है। अब 9 में क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं। ठीक है। इसमें 24 में क्या है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनिटर किया जाना। क्या करेंगे? ये स्कीमों का कार्यान्वयन करेंगे और उन्हें मॉनिटर भी करेंगे। कौन? राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ठीक। पहले क्या था? केंद्र, फिर राज्य, फिर अब स्थानीय। ठीक। स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं 25 और 26 है इसमें। तो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन। 26 में स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं। ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 11। अध्याय 11 में पारदर्शिता और जवाबदेही। क्या है अध्याय 11 में? पारदर्शिता और जवाबदेही। तो 27, 28 और 29। 27 क्या बोलता है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण। 28 बोलता है सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना। 29 बोलता है सतर्कता समितियों का गठन। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 12। अध्याय 12 में क्या है? खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध। तो 30 और 31। ठीक, तो 30 क्या है? दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा। ठीक, फिर 31 में क्या है? खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय। खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय। ठीक है, देखो सब क्या अध्याय 12 क्या है? खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध। तो अग्रसर क्या करेंगे? उसके उपाय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अध्याय 13। अध्याय 13 प्रकीर्ण है। ठीक, इसमें अध्याय 13 में कितनी धाराएं हैं? 13। ठीक, तो सबसे पहले 32 से लेकर के 45 तक। ठीक है, तो 32 क्या बोलती है? अन्य कल्याणकारी स्कीमें। 33 शास्तियाँ। शास्तियाँ मतलब सजा का प्रावधान। ठीक है, जो दंड का प्रावधान होता है। ठीक, 34 है न्याय निर्णयन की शक्ति। 35 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति। 36 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 37 अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति। 38 केंद्रीय सरकार के निर्देश देने की शक्ति। 39 नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। 40 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। 41 स्कीमों मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध। 42 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 43 संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग। 44 अपरिहार्य घटना। 45 निरसन और व्यावृत्ति। क्या है? 45 निरसन और व्यावृत्ति। यहाँ पे आपकी क्या कंप्लीट हुआ? 45 धाराएं और अध्याय 13, यानी कि 13 अध्याय में 45 धाराएं कंप्लीट हुई। ठीक है, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि ये 4 शेड्यूल है। कितने? अनुसूची 1, 2, 3, 4। अनुसूची 1 क्या बोलती है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता प्राप्त कीमतें। ठीक, अनुसूची 2 बोलती है पोषणाहार मानक। अनुसूची 3 खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध। 4 खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता प्राप्त कीमतें, यानी कि कितना कीमत दे रहे हैं, सहायता प्राप्त कीमतें। फिर पोषणाहार मानक। फिर खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध। चौथे में खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन। ठीक है, तो अनुसूची 2 आज हम देख रहे हैं। अनुसूची 2 ठीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अनुसूची 2 क्या है? पोषणाहार मानक। अब आप ये मत सोचना कि क्या केवल ये टॉपिक अध्याय और धाराएं करवाए हो, इसको डीप में नहीं करवाओगे क्या? ज़रूर होगा, सब कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना, है ना। तो पहले आगे देख लो, जो पढ़ा रही हो उसको पढ़ो। ठीक है, तो अनुसूची 2 क्या है? पोषणाहार मानक। ठीक, पोषणाहार मानक के लिए, ये पोषणाहार मानक तो है, लेकिन ये इनके हितग्राही कौन है, यानी कि किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ये 6 मास से 3 वर्ष के आयु समूह। ठीक, कितना? 6 मास से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताएं। ठीक, पहले क्या है? 6 से 3 वर्ष, फिर 3 से 6 वर्ष और साथ में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं। ये इनके टारगेट है हमेशा के लिए, इनके उद्देश्य हैं। ठीक है, किसका है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। वैसे तो पीडीएस से हर चीज उचित मूल्य
शॉप में सब कुछ मिलता ही है, ठीक है। लेकिन जो ICDS, देखो मैंने क्या बताया था, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये 3 योजनाओं के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर दूसरे में क्या है ICDS, और तीसरे में क्या है मध्याह्न भोजन, ठीक है। देखते हैं आगे। तो एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन ये देते हैं, ठीक है। और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषणाहार मानक निम्नानुसार हैं। क्या है, एकीकृत में क्या होता है, यानी कि ICDS में गर्म पका हुआ भोजन देते हैं, और मध्याह्न भोजन किसके लिए होती है, प्राथमिक, निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मानक देख लो, पोषणाहार मानक, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बालक जो 6 माह से 3 वर्ष के होंगे, तो भोजन का प्रकार क्या होगा उनके लिए, घर ले जाया जाने वाला राशन, ठीक है। उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, 500 कैलोरी, ठीक है। और प्रोटीन उनको कितना चाहिए, 12 से 15, ठीक। याद रखना, इस टेबल से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बालक कितने, 6 माह से 3 वर्ष के लिए 500 कैलोरी और 12 से 15 प्रोटीन चाहिए। फिर जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं उनके लिए सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन और 500 कैलोरी और 12 से 15 प्रोटीन, ठीक है, ग्राम में है ये। फिर जो 6 माह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, घर ले जाया जाने वाला राशन, इनके लिए कैलोरी है 800 और प्रोटीन है 20 से 25 ग्राम, ठीक। फिर निम्न प्राथमिक कक्षाएं, गर्म पका हुआ भोजन इनको चाहिए और इनको 450 कैलोरी, ठीक है। फिर उसके बाद 12 ग्राम इनको प्रोटीन चाहिए। फिर उच्च प्राथमिक कक्षाएं के जो बालक हैं उनके लिए, बालक मतलब बालक बालिका दोनों, ठीक है, गर्म पका हुआ भोजन 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। फिर गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए घर ले जाया जाने वाला राशन 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। ये टेबल को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुसूची 2 में हमने क्या देखा, पोषणाहार मानक देख लिया, ठीक है। अब जो आपका जो अध्याय है और अध्याय से रिलेटेड जो भी धाराएं हैं उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे लोगों और भी बच्चों को पता चल पाए और वो फ्री क्रैश कोर्स का लाभ ले सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।